रेशमा खातून अपने प्रेमी दिलीप से बोलती है कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार, अपने पति को छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दिलीप खुश हो जाता है और उससे बोलता है, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति को छोड़कर कोई बहाना मारकर तुम मेरे साथ रहने लगो। और जो ये रेशमा खातून थी अपने पति को बोलती है कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैं जॉब के सिलसिले में बाहर रहूंगी। और रेशमा खातून अपने प्रेमी के साथ, दिलीप के साथ 2 महीनों से लिव इन में सुकून के साथ रह रही थी। अपने पति को शाम के टाइम फ़ोन करती थी, बोलती थी कि मैं जॉब से वापस आ गई। ऐसे ही कर कर छुपा चोरी तरीके से ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से रेशमा खातून के 3 टुकड़ों में पुलिस को लाश मिलती है। और उसके बाद पुलिस जब कातिल को ढूंढती है और कातिल को गिरफ्तार किया जाता है तो वही प्रेमी गिरफ्तार होता है जिसके लिए रेशमा खातून अपने पति को धोखा दे रही थी। और जब दिलीप को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने रेशमा खातून के 3 टुकड़े क्यों कर दिए? तुम तो खुद उसको अपने साथ रखना चाहते थे, तुम उससे प्यार करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने 3 टुकड़े कर दिए और कैसे किए? पूरी कहानी जो दिलीप बताता है उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। और जो पति था रेशमा खातून का, जिसका नाम रहीम खान था, उसका रोते रोते बड़ा बुरा हाल है। पूरी कहानी जब आप शुरुआत से सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की और वहीं का एक नाम रामनगर की पुलिया है। और वहाँ पर हर रोज़ लोग टहलने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी हरियाली है और वहाँ लोग टहलते हैं, बैठते हैं। 4 जुलाई की सुबह सुबह हर रोज़ाना की तरह लोग वहाँ पर टहलने के लिए आते हैं। लेकिन उसी बीच लोगों की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर काली पॉलीथीन से बदबू आ रही है और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। लोग देखते हैं, कुछ लोग क्योंकि रोज़ाना आते थे तो उनको पता था कि यहाँ पर ऐसा कोई कूड़ा वगैरह तो फेंकता नहीं है, लेकिन आज बदबू सी और मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई सड़ी हुई चीज़, मांस का टुकड़ा कुछ पड़ा हुआ है और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो लोग पहुँचते हैं और जो डंडी होती है उस डंडी से पन्नी को खोलकर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खोला जाता है तो लोगों की चीख निकल जाती है क्योंकि अंदर हाथ से धड़ का हिस्सा अंदर उस पॉलीथीन के अंदर पड़ा हुआ था। फ़ौरन लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद जो टुकड़ा था उसको देखती है तो पता चलता है कि वो एक महिला का हाथ से लेकर धड़ तक का पूरा हिस्सा है। अब पुलिस समझ जाती है कि किसी ने यहाँ पर लाश का टुकड़ा फेंका है और ज़रूर दूसरा टुकड़ा भी यहीं कहीं आसपास होगा। पुलिस पूरे इलाके को घेर लेती है और घेरने के बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। चारों तरफ और शरीर के हिस्सों को ढूंढना शुरू किया जाता है और 2 किलोमीटर दूर पर सर और दूसरे हाथ का और धड़ का हिस्सा पुलिस को मिल जाता है। वो भी काली पॉलीथीन में था। पुलिस जब चेहरे को देखती है तो चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, पूरी खाल चेहरे की उतार दी गई थी। जाहिर सी बात थी कि जिसने महिला के टुकड़े किए थे उसने टुकड़े इसीलिए किए थे कि महिला की शिनाख्त ना होने पाए और लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। वहीं अब पुलिस ने इतने शरीर का हिस्सा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जो पैर का और नीचे का हिस्सा था वो पुलिस को नहीं मिल पाए थे। और पुलिस को अंदाज़ा था कि ज़रूर जो कातिल है वो अभी और टुकड़े फेंकेगा या फिर हो सकता है कि टुकड़े फेंक दिए हों। पुलिस ने चारों तरफ पता कर लिया था कि कोई महिला गुमशुदा हो, लेकिन किसी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। और जो महिला की हत्या की गई थी वो लग रहा था कि एक दिन पहले हत्या की गई है और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया गया है। पुलिस चारों तरफ मुखबिरों को एक्टिव कर देती है कि काली पॉलीथीन कोई ले जाता हुआ देखे तो फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाए। और ऐसे ही 4 जुलाई की रात की बात है कि अचानक से पुलिस के पास एक मुखबिर की सूचना आती है। मुखबिर बताता है कि साहब, अभी अभी यहाँ से एक बाइक पर एक शख्स काली पॉलीथीन को टांग कर गया है और वो वैसी ही काली पॉलीथीन है जैसे आपने फ़ोटो डाला था जिसमें टुकड़े मिले थे लाश के, वैसी सेम टू सेम पॉलीथीन है। पुलिस उस शख्स की घेराबंदी करती है और घेराबंदी करने के बाद जब उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, उसके पैर में गोली लगती है और उसकी बाइक के पीछे एक काली पॉलीथीन बनी थी और एक वो टांग कर लेकर जा रहा था। पुलिस जब पॉलीथीन खोलती है तो जो पैर के हिस्से थे वो उस पॉलीथीन के अंदर थे, पूरी जो शव के हिस्से थे वो हो चुके थे और ये जो शख्स था यही कातिल था और इसने हत्या की थी। अब सवाल ये था कि आखिर ये शख्स कौन है और जिस महिला की इसने हत्या की वो महिला कौन। शख्स को गिरफ्तार कर अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है अस्पताल के अंदर ही।
तो वो बताता है कि साहब मेरा नाम दिलीप है और मैं गुजरात के भावनानगर ज़िले का रहने वाला हूँ और यहीं पर जो मड़ियाहू कस्बे का टीचर्स कॉलोनी है वहीं पर किराए के मकान में रहता था और एसी रिपेयरिंग का काम करता हूँ। और जिस महिला की मैंने हत्या की है वो मेरी प्रेमिका थी जिसका नाम रेशमा खातून था, जिसकी उम्र 38 साल थी। और रेशमा खातून वाराणसी के राजा तालाब की रहने वाली थी और वो यहाँ पर मेरे साथ रहती थी। वो शादीशुदा थी लेकिन वो मेरे साथ लिव इन में रहती थी। पुलिस हैरान हो जाती है कि महिला शादीशुदा मुस्लिम वो तेरे साथ कैसे रहती थी। तो बताता है कि साहब मैं शुरुआत से पूरी कहानी बताऊंगा तभी आपके समझ में आ पाएगी। तो बताता है कि साहब मैं यहाँ पर रहता था और यहाँ पर रहते हुए मैं इंस्टाग्राम चलाता था और इंस्टाग्राम पर आज से 4 महीने पहले एक रील्स आती है, उस रील्स को मैं लाइक करता हूँ और जो वो रील्स थी वो रेशमा खातून की थी। मैं उसको लाइक करता हूँ, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ, उधर से रेशमा खातून मेरे कमेंट को पढ़कर लाइक करती है और ऐसे ही कर कर इंस्टाग्राम पर मेरी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। रेशमा खातून अपने बारे में बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं जिसमें एक 20 साल का लड़का है, 2 लड़कियां हैं और उसका पति है जिसका नाम रहीम खान है और वो मजदूरी करता है लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता कि घर का गुजर बसर अच्छे से चलता हो। और ऐसे ही कर कर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिलीप जो रेशमा खातून थी उसको प्रपोज करता है, बताता है कि मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ऐसा कर कर ये बातें करता है। रेशमा खातून भी दिलीप के प्यार में पड़ जाती है क्योंकि वो अपने पति रहीम खान से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशान हो चुकी थी। और इसी बीच 2 महीने पहले ही ये जो दिलीप था ये बोलता है रेशमा खातून से कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर आकर रह सकती हो मेरे साथ मेरे कमरे पर और यहीं पर तुम जॉब कर लोगी जिसमें 20 से 25 हज़ार रुपये तुम्हें मिलेंगे, उससे खूब खर्चा करोगी और उससे तुम अपने बच्चों का अच्छा खासा पालन पोषण कर सकती हो, उनको अच्छा खासा पढ़ा सकती हो। जब रेशमा खातून ये सुनती है तो उसको दोनों हाथों में लड्डू दिखते हैं। पहला ये कि वो दिलीप के साथ रहेगी, मज़े करेगी और दूसरा एक ये कि उसके पास ढेर सारे पैसे भी आएंगे महीने पर और खूब खर्चा करेगी, खूब घूमेगी फिरेगी। तो रेशमा खातून के दिमाग में ये बात आती है, वो अपने पति से बोलती है कि मैं जौनपुर जाना चाहती हूँ। पति रहीम खान मना करता है कि ऐसे कैसे चली जाओगी अपने बच्चों को छोड़कर। तो बोलती है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो अकेले रह लेंगे, लेकिन मैं कोई शौक में नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, वहाँ पर मैं रहूँगी, जॉब करूँगी और 25 हज़ार रुपये आएंगे, सारे पैसे मैं तुम्हें भेज दिया करूँगी, 4-5 हज़ार रुपये मैं रोक लिया करूँगी। अब जो ये रहीम खान था ये भी सोचता है कि कहीं ना कहीं बात तो बिल्कुल सही है और ये बोलता है कि देखो जाओ मत, मना करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये रेशमा खातून थी वो उसकी एक नहीं सुनती और बैग उठाती है और निकल जाती है और सीधी पहुंचती है दिलीप के पास। अब 2 महीने पहले दिलीप के कमरे पर आ जाती है। दिलीप इसकी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवा देता है जहां से 20 हज़ार रुपये इसको मिलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद दिलीप इसको अपने साथ रखने लगता है। वक्त गुजरता जाता है, दोनों खूब मज़े कर रहे थे। रेशमा खातून दिलीप इधर से उधर घूमते थे, खूब अवैध संबंध बना रहे थे। बेचारा रहीम खान अपने घर पर इन चीज़ों से अनजान था, बेखबर था, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अचानक से 2 महीने गुजरने के बाद अब आकर 3 जुलाई को जब ये रेशमा खातून का फ़ोन देख रहा होता है चार्जिंग से निकाल कर, तो अचानक से व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आते हैं। ये व्हाट्सएप को खोलता है, मैसेज उसमें कुछ पढ़ता है जिसमें आई लव यू वगैरह कुछ लिखा हुआ था। बाकी मैसेज ये पढ़ पाता है कि उससे पहले रेशमा खातून इस अपना फ़ोन छीन लेती है। ये बोलता है कि किसके मैसेज है, मुझे मैसेज चेक कराओ। और रेशमा खातून मैसेज चेक कराने से साफ मना कर देती है और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस होती है। रेशमा खातून बोलती है कि तू अपना फ़ोन नहीं चेक करवाता तो मैं अपना कैसे करवा दूँ। ऐसे कर कर बहस बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद कुल मिलाकर ये होता है कि रेशमा खातून अपना फ़ोन नहीं चेक कराती और दिलीप के दिमाग में एक शक आ जाता है कि ज़रूर ये किसी न किसी से बातचीत करती है, कोई और लड़का है जिससे ये बात करती है, ये मुझे धोखा दे रही है, इसके कंपनी में ही किसी और लड़के से संबंध बन चुके हैं। दिलीप के दिमाग में ये सब बातें चलने लगती हैं। रात का टाइम होता है, रेशमा खातून सो जाती है लेकिन दिलीप नहीं सोता और आखिर में रात में ही दिलीप किचन में जाता है, चाकू निकाल कर लाता है और सोती हुई रेशमा खातून के गर्दन पर ताबड़तोड़ हमले कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये फिर जाता है, घड़ासा निकाल कर लाता है, आरी निकाल कर लाता है और उससे रात को ही रेशमा खातून के टुकड़े कर देता है। 2-3 टुकड़े कर पाता है, फिर ये अपनी बाइक निकालता है और जो काली पॉलीथीन थी उसमें टुकड़े रखकर रात में ही ले जाकर ठिकाने फेंक आता है, वहीं पर जो रामनगर की पुलिया है। फिर उसके बाद वापस आ जाता है। घर पर आने के बाद ये सो जाता है, फिर सुबह उठता है
और फिर टुकड़े करना शुरू करता है, क्योंकि फिर इसको और टुकड़े फेंक कर आने थे, लेकिन इसको खबर पता चलती है कि वहाँ पर पुलिस को टुकड़े मिल चुके हैं, तो ये थोड़ा डर चुका था और जल्द से जल्द ये टुकड़ों को फेंकना चाहता था। फिर रात के टाइम ये टुकड़े फेंकने के लिए निकला और पुलिस को पता चल गई और पुलिस ने इसके गोली मार दी। वही ये पूरी कहानी पता चलने के बाद रेशमा खातून के जो पति और बच्चों से संपर्क किया जाता है। जब पति को ये बात बताई जाती है कि तुम्हारी पत्नी के ऐसे दिलीप के साथ संबंध थे, वो दिलीप के साथ लिव इन में रह रही थी तुम्हें धोखा देकर, तो बेचारे पति रहीम खान का रोते रोते बुरा हाल था। और रहीम खान बताता है कि मेरी पत्नी वहाँ पर रह रही थी, वो अपनी मर्जी से रह रही थी, उसने यहाँ पर पैसे कुछ भी नहीं भेजे, इस दिलीप ने उसके पैसे सब हड़प लिए। ये जो उस रेशमा खातून थी उसने सिर्फ एक बार 6,000 रुपये और इस महीने उसने 8,000 रुपये भेजे थे, उसने 20-25 हज़ार रुपये नहीं भेजे और दिलीप ने उसके सारे पैसे खा लिए। और जहाँ तक अंदाज़ा है तो 4-5 लोगों ने रेशमा खातून की हत्या की है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। वहीं दिलीप को उठाकर अभी जेल भेज दिया है जो उसके इलाज होने के बाद। लेकिन जो रेशमा खातून का पति और बच्चों का रोते रोते बुरा हाल है और हर कोई हैरान है कि रेशमा खातून ने सबको धोखा देकर, अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जिस युवक के ऊपर विश्वास किया उसी ने रेशमा खातून के कई टुकड़े कर कर लाश को फेंक दिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? क्या रेशमा खातून की गलती है या फिर इसमें दिलीप की गलती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।